इट्स माई सेल्फ तमन्ना एंड आई होप कि आप मुझे पहले से ही जान गए होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स बनाकर डाल दिए हैं, ठीक है। वेल, हम क्या करने वाले हैं आज, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी क्लास 9th की NCERT में जो 9th चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसमें आता है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले की जो मतलब सारी की सारी हेडिंग्स है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उनको सबको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको वो वाली वीडियोज़ देखनी है तो आप पहले मतलब पीछे वाली वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force। क्या मतलब है इसका, पता है NCERT में बहुत ही लंबी लंबी लाइंस में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, और ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या होता है, इनको समझने के लिए ऐसा लगता है कि यार ये किसी कोड लैंग्वेज में लिखी हुई है क्या, बट आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर, आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने पहले 2 लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, फर्स्ट 2 लॉज ऑफ मोशन हमको बता रही हैं हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन, कि अगर हम किसी चीज़ पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कैसे मोशन को चेंज करती है, एंड प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। देखो भाई, हमने फर्स्ट वाला जो मोशन का लॉ था उसमें पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो उसमें पढ़ा था हमने कि कैसे जो है एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी, अगर वो रेस्ट में है तो वो चेंज को अपोज करता है, अगर वो मोशन में है तो वो चेंज को अपोज करता है। सेकंड में हमने फोर्स को कैसे निकालना है वो सीखा, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी इक्वेशंस जो है वो लेकर आए थे। लेकिन अब यहाँ पर थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that when one object exert a force on another object, कि जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। तो जो दूसरा, देखो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या किया, फोर्स को एक्सर्ट किया, तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट है वो भी रिएक्शन में उतना ही फोर्स उसको लगाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं, दिस 2 फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं, पता नहीं यार मैं ये स्टाइलिस का यूज़ एकदम से सही नहीं कर पा रही हूँ, 1 मिनट। देखो ओके, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो 2 फोर्सेस होती हैं, मैंने बताया ना कि वो भी ऐसे ही मतलब ऐसे ही फोर्स लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी, तो ये जो 2 फोर्सेस होती हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होती है। अगर एक तरफ से 5 न्यूटन की लगी है तो दूसरी तरफ से भी 5 न्यूटन की ही लगेगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर तुम राइट साइड से फोर्स लगा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर तो लेफ्ट साइड से लगेगी, और वो जो है ना मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी, लेकिन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। सो दैट्स वाई ये कह रहे हैं दैट it will be equal in magnitude but opposite in direction। I hope now it is clear। These forces act on different objects and never on the same object। ठीक है, ये जो फोर्सेस होती है ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करती है एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स से इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स वी वाइल लुकिंग एट द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक इट विद अ ग्रेटर फोर्स। कभी कभी गेम ऑफ फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल की गेम में कभी कभी हम क्या करते हैं, जब फुटबॉल की तरफ देखते हुए और ट्राई करते हैं किक मारने का, ठीक है, ग्रेटर फोर्स के साथ, मतलब एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के, ग्रेटर फोर्स लगा के उसको किक करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोलाइड विद द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, ठीक है। हम तो कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसे बॉल को ऐसे हिट करेंगे, लेकिन क्या होता है, सामने से कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है और हम उसके साथ कोलाइड कर जाते हैं, हमारा उसके साथ हो जाता है कोलिजन, ठीक है। क्या हो जाता है, हमारा उसके साथ कोलिजन हो जाता है। तो बोथ फील हर्ट, दोनों को हर्ट होता है, बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स ऑन द अदर, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के अगेंस्ट जो है फोर्स लगाई है, ठीक है। मतलब वो जो प्लेयर आ रहा था उसने भी, मतलब वो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आपके ऊपर और आपने भी फोर्स एक्सर्ट की, तो क्या होगा, इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं कि दोनों ने, देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर एक फोर्सेस का पेयर होता है, एंड नॉट जस्ट वन फोर्सेस, सिर्फ एक फोर्स नहीं होती, 2 फोर्सेस होती हैं, एक इस साइड से एक दूसरी साइड से, और ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, द 2 अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, बिकॉज एक दूसरी डायरेक्शन से लग रही होती है और एक दूसरी, एंड आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, और इनको कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। एक्शन मतलब जो आपने लगाई है, और रिएक्शन मतलब जो उसकी रिएक्शन में लगी है, जो दूसरे वाले इंसान ने भी आपके ऊपर लगाई है ना, वो रिएक्शन फोर्स है। लेट अस कंसीडर 2 स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। देखो, आपको फिगर 9.10 देखनी है, उसमें आपको कंसीडर करना है कि वहाँ पर 2 स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। 2 स्प्रिंग बैलेंसेस मतलब 2 तराजू हैं, ठीक है, जिनको एक साथ कनेक्ट किया गया है। द फिक्स एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच विद अ रिगिड सपोर्ट, ठीक है। जो फिक्स एंड है ना बैलेंस बी का, बैलेंस बी जो है उसका जो फिक्स एंड है वो अटैच है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, ठीक है, एक रिजिड सपोर्ट के साथ वो एक तरीके से अटैच है, जैसे वॉल के साथ होता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस,
जब, चलो मैं आपको फिगर 9.10 दिखाई देती हूँ कि कहाँ पर है। लेट्स से 1 मिनट, ये देखो, ये रहा, ठीक है। इसमें एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कैसे लगती हैं, आर इक्वल एंड अपोजिट। देखो जैसे ये है ए, ये वाला जो है स्प्रिंग, ये है ए, ठीक है, और ये है बी, ओके, ये ए और ये बी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वेट अ मिनट। स्प्रिंग बैलेंसेस हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बीच में जो एक मतलब हुक्स के द्वारा दोनों के दोनों कनेक्टेड है। फिक्स एंड जो है बैलेंस बी का इज अटैच विद अ रिगिड सपोर्ट। जो फिक्स एंड है बैलेंस बी का वो एक वॉल के साथ एक तरीके से अटैच है, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई होती है थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग्स ऑन देयर स्केल्स। तो ऐसा दिखाई देता है कि दोनों की दोनों सेम फोर्स लगाते हैं। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन द बैलेंस बी इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैलेंस बी ऑन द बैलेंस ए। चलो मैं समझा देती हूँ ये क्या है, इसमें तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत लंबा लगा रखे इन्होंने। देखो आप यहाँ पर हो, ठीक है, मान लो ये आपका हैंड है और ये यहाँ पर ये जो बैलेंस बी है ये अटैच है इस वॉल के साथ, ओके। अब आप क्या करना, इसको ऐसे पुश करना, इस साइड पुश करना, इसको ऐसे आप पुश करोगे इसको, तो पुश करने के साथ साथ क्या होगा आपको आप देखना कि जितनी रीडिंग इसकी जाएगी ना पुश करके उतनी ही उसकी जाएगी। क्या मतलब है इसका, आप इसको पुश कर रहे हो, देखो इतनी ही तो सेम रीडिंग इसकी है और इतनी ही इसकी है, ठीक है। यानी एक तो आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, इस साइड लेकर जा रहे हो इसे, ठीक है। और भाई ये भी, ये वाला जो बैलेंस भी है ये भी इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहा है, तभी तो रीडिंग दोनों की सेम है। इसका मतलब ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। When a force is applied through the free end of spring balance A, जब आप फ्री एंड वाले हिस्से से ऐसे उस पर पुश करोगे, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल्स। तो दोनों की जो स्केल है उस पर सेम रीडिंग आएगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, 1 मिनट। इट मीन्स इसका मतलब ये है दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी, जो फोर्स लगाई जा रही है बैलेंस ए के द्वारा बैलेंस बी पर, वो इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, ठीक है। लेट्स से द फोर्स विच बैलेंस ई एक्सर्ट ऑन बैलेंस बी इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स। जो आपने बैलेंस ई को ऐसे पुश किया था ना उसको कहते हैं एक्शन फोर्स, ठीक है। और भाई जो फोर्स फिर बैलेंस बी ने लगाई, ठीक है, ऐसे काउंटर करते हुए उसको, तो उसको कहते हैं रिएक्शन, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दोनों आई होप अब आपकी क्लियर होंगी। दिस गिव्स अस एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये हमको एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट देता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने का एक दूसरा स्टेटमेंट भी होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। वो है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फिलोसॉफी में भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक एक्शन के लिए उतना ही इक्वल अमाउंट में इतना ही अपोजिट तरीके से रिएक्शन आता है, ठीक है। शायद मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ अच्छे से। अगर आप कोई भी एक्शन करते हो, ठीक है, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा वो, ठीक है। अमाउंट उसका इक्वल होगा, जितना आपने लगाया था ना फोर्स उतना ही होगा, लेकिन अपोजिट होगा, ठीक है। आपका जो एक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स उसके इक्वल अमाउंट में आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होता है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को ले लो, क्या थे दोनों के सेम ऑब्जेक्ट पर थे, नहीं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं थे। 2 ऑब्जेक्ट होने वहाँ पर बिल्कुल लाजमी है, 2 ऑब्जेक्ट होने ही होने हैं, ठीक है, तभी जाकर ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक वुडन ब्लॉक है, मैं उधर से इस तरफ से उसको पुश कर रहा हूँ, उधर से पुल कर रहा हूँ तो मैंने काउंटर कर दी, दैट्स नॉट करेक्ट। वो तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा ना, जो हम उसमें पढ़ के आए हैं मोशन के फर्स्ट चैप्टर में, जब हमने मोशन स्टार्ट किया था तब वो पढ़ाया था। लेकिन इसमें 2 ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और फिर अलग अलग फोर्स दोनों पर अलग अलग लगेगी एंड दे विल काउंटर ईच अदर, ठीक है। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। सपोज, अच्छा ये वाला बैलेंस वाला है। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ रोड। देखो ऐसा सपोज करो कि मान लो तुम रोड पर स्टैंडिंग खड़े हो, मतलब तुम खड़े हो रोड पर, रेस्ट में खड़े हो, रेस्ट की पोजीशन पे खड़े हो, और तुम क्या करने वाले हो, तुम ये सोच रहे हो कि यार मुझे वॉक करना चाहिए रोड पर। यू मस्ट एक्सेलरेट, तो तुम क्या करोगे, एक्सेलरेट करोगे, यानी अपनी वेलोसिटी को या तो डिक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे। एंड दिस रिक्वायर अ फोर्स, भाई चलने के लिए भी तो तुमको फोर्स की जरूरत होती है ना, टू अकॉर्डिंग्स विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या बताता है, यही तो बताता है कि भाई चलने के लिए तुम्हें फोर्स की जरूरत होती है ना। तो भाई अब क्या करोगे तुम, अब तुम क्या करोगे, व्हाट विच इज दिस फोर्स, ये फोर्स है क्या।
इट इज़ द मस्क्यूलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड। भाई जो तुम्हारी मसलर फोर्स है जो तुम अपनी मसल्स के थ्रू लगाओगे, ठीक है, रोड पर, वो है वो फोर्स जो तुम लगाओगे। इट इज़ इन द डायरेक्शन फिर इंटेंट टू मूव, जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहते हैं ये उस वाली डायरेक्शन में होगी, ऑफ कोर्स होगी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। नो यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, ठीक है। अब आपको लगता है कि जो हमारी मूवमेंट हो रही है वो किसके उसमें हो रही है, मतलब देखो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं जो मूव कर रहा हूँ ना तो मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, आगे की तरफ लगा रहा हूँ, फॉरवर्ड लगा रहा हूँ, बट दैट्स नॉट करेक्ट। जब हम चलते हैं तो हम बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, पता है कैसे? हम पुश करते हैं ज़मीन को, हम धक्का देते हैं कि पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, और फिर पुश करते 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 फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरी स्टेप जो भी हम रखते हैं ज़मीन पर वो हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ज़मीन को पीछे की तरफ, ओके। एंड देन आफ्टर दैट क्या होता है, हम फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि हम मसलर जो एफर्ट लगा रहे हैं वो पीछे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, आप जो रोड को आप क्या करते हो, पुश करते हो बैकवर्ड्स, मतलब पीछे की साइड पर आप उसको पुश करते हो, ठीक है, बैकवर्ड्स। द रोड एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। भाई अब रोड क्या मतलब ऐसे ही बैठ जाएगा, हमने पढ़ा है ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हो तो दूसरा भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा ना, इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, वो भी अब क्या करेगा, आपके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन देगा। और किसके ऊपर देगा, फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। अच्छा देखो, आपने उसको पीछे की तरफ पुश किया, वो आपको आगे की तरफ पुल करेगा, और ऐसे आप चल पाते हो, है ना। हम सोच रहे हैं यार चलना कितना सिंपल है, वॉकिंग इज सो सिंपल, बस हमने अपने स्टेप उठाए और चल दिए। लेकिन भाई इसमें भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये आप समझ भी नहीं सकते कि आप ज़मीन को पीछे धकेल लो और ज़मीन फिर आपको क्या करे, आपकी फोर्स को काउंटर करने के लिए आपको क्या करिए, पुश कर रही है फॉरवर्ड, ठीक है, कि तुम आगे जाओ, ओके। सो दैट्स व्हाट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इवन थो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि भाई हो सकता है, मतलब हो सकता क्या है, होता ही है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम होती है। वहाँ से 5 न्यूटन का आएगी तो इधर से भी 5 न्यूटन की आएगी। दीज फोर्सेज में नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। लेकिन ये बात सही है कि ये जो फोर्सेज है ना, भले ही एक्शन रिएक्शन फोर्सेज मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेकिन ये एक्सेलरेशन सेम नहीं करेंगी, ठीक है। एक्सेलरेशन इनसे अलग अलग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है ना। तो भाई देखो एक्सेलरेशन क्यों अलग अलग होगा, लेट्स से दिस इज बिकॉज इच फोर्स एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मैवर, अच्छा सॉरी ना नहीं टाइम पर नहीं, मास पर। हाउ कैन आई दैट मच फुलिश कि देखो किसी का मास तो ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट का, किसी का मास कम होता है, तो जिसका मास कम है उसको वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और जिसका जो वो है ना, मतलब जैसे फोर्स लगाई आपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर जिसका मास कम है तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। मैंने 5 रुपीज़ कॉइन और वो जो 1 रुपी कॉइन, उसका आप एग्जाम्पल याद करो, उसमें जब आप ऐसे मार रहे थे उसको, ठीक है, कार्ड को, तो अगर 1 रुपी का कॉइन रखा है, मास कम है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो तो खैर इनर्शिया वाले में था। खैर मैं आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये है कि अगर देखो कोई हल्की सी फुटबॉल है तो आप उस पर फोर्स लगाओगे, कोई फोर्स एक्सर्ट करोगे, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, या उसमें जो बहुत ही भारी फुटबॉल है ना, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस करोगे आप, ज़्यादा फोर्स उसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। कम फोर्स में ज़्यादा नहीं आएगा एक्सेलरेशन उसमें। और भाई जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत हल्का होगा, उसमें आप हल्की सी फोर्स लगाकर भी बढ़िया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो तभी तो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट पर ये फोर्सेस अलग अलग एक्सेलरेशन लेकर जाएंगी। दिस इज बिकॉज इच फोर्स एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग मास होता है। आई थिंक मैं ना ये स्टाइलिस का यूज़ करते हुए जो अंडरलाइन है वो नीचे ना करके इनके बिल्कुल ऊपर करती हूँ, तो इससे बहुत मुझे खुद भी बहुत बेकार लगता है। खैर लेट्स सी व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है। देखो जैसे कोई गन है, ठीक है, मान लो एक गन आपने ली और आपने उससे फायर किया, ठीक है, आपने उससे शूट किया, तो उससे क्या होता है, गन एक एक्सर्ट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट के ऊपर वो क्या करेगी, फॉरवर्ड फोर्स लगाएगी, वो बुलेट से कहेगी भैया तुम आगे की तरफ जाओ। फॉरवर्ड क्या होता है, आगे की तरफ जाना, तो बुलेट क्या कर रही है, गन क्या कर रही है, उस पर आगे की तरफ पुश कर रही है, किसको, बुलेट को, कि चलो आगे की तरफ जाओ। लेकिन क्या ऐसे बुलेट चुपचाप बैठ जाएगी, क्या उस पर फोर्स लगी और वो चुपचाप बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पर फोर्स लगाते हो तो वो भी इक्वल अमाउंट में पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो देखो
द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन, गन के ऊपर वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन में फोर्स लगाकर जाती है। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में जो गन्स आती थी, अगर कोई उनको ऐसे अपने ऐसे शोल्डर पर रखकर चलाता था तो जैसे बुलेट उसने फायर की तो खुद भी वो कितना पीछे, मतलब एक तरीके से कभी कभी इंजरी हो जाती थी उसके शोल्डर पर, इतनी ख़तरनाक तरीके से वो आकर लगती थी, है ना। और आज भी बहुत सारी गन्स ऐसी आती हैं पुराने ज़माने की। तो भाई मतलब वही बात है कि जो फोर्स है, आपने तो बुलेट पर उसको फॉरवर्ड मतलब पुश किया, अब वो भी आपको पुल करके जाएगी पीछे की तरफ, ओके सॉरी पुश करके जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन, और इससे क्या होता है, गन जो है वो पीछे की तरफ आती है। सिंस द गन हैज़ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, अब भाई देखो, अब देखो बुलेट का मास कितना था, कम था, हमने उस पर फोर्स लगाई, एक्सेलरेट वो ज़्यादा हुई, क्या उतनी जितनी फोर्स हमने उस पर लगाई है अगर बुलेट हमारे ऊपर लगाकर जाएगी, गन के ऊपर लगाकर जाएगी, तो क्या गन भी उसी सेम अमाउंट में एक्सेलरेट होगी। जैसे बुलेट इतनी दूर चली जाती है, इतना जल्दी, मतलब इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके, क्या गन भी इतना ही पीछे जाकर गिरेगी? ऑफ कोर्स नहीं। और क्या रीज़न है? बिकॉज उसका मास ज़्यादा है, ठीक है, मास ज़्यादा है इसीलिए, गन का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बुलेट। सो आई होप तुम समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, बुलेट के एक्सेलरेशन से बहुत कम होगा। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ रोविंग बोट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक सेलर है जो नाविक है, वो क्या कर रहा है, अपनी जो उसकी बोट है ना उससे मतलब कूद रहा है, जंप कर रहा है दूसरी साइड। तो जैसे ही वो जंप करेगा, वो फोर्स कहाँ पर एग्जर्ट करेगा, बोट पर एग्जर्ट करेगा। कैसे एग्जर्ट करेगा? बैकवर्ड एग्जर्ट करेगा, वो बैकवर्ड एग्जर्ट करेगा, बैकवर्ड एग्जर्ट करेगा, हाँ लेट्स सी, मैं इसको भूल रही हूँ थोड़ा सा। एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड, जैसे सेलर आगे फॉरवर्ड जंप करता है, द फोर्स ऑन द बोट मूव्स बैकवर्ड, तो जो फोर्स होती है ना, मतलब जो फोर्स होती है बोट पर, वो उसको बैकवर्ड मूव कराती है, बैकवर्ड मूव कराती है। अच्छा देखो, सेलर ने जब जंप लगाई, ठीक है, जब उसने कूद ऐसे मारी वहाँ पर, तो क्या हुआ, उसने कैसी कूद मारी होगी, अपनी बॉडी को फॉरवर्ड पुश करके ना, अपनी बॉडी को फॉरवर्ड पुल करके, यानी वो आगे की तरफ आगे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ कूदना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा, और उससे क्या होगा, ऑन द बोट आगे की तरफ वो अपने शरीर को धकेल रहा है, तो उसका शरीर उसको पीछे की तरफ, ठीक है, बोट, अरे यार मैं इसमें क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ, पता है मुझे ये पूरा समझ में आ गया था, फिर भी पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। चलो सबसे पहले गन वाला देख लो, आई थिंक वो मेरे दिमाग में आ जाएगा बाद में। एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, देखो आपने बुलेट को ऐसे फायर किया यहाँ से, और फिर रिकॉइल फोर्स ऑन द गन, और गन पीछे की तरफ मूव करी, यहाँ पर आपने आगे की तरफ बुलेट को डाला और ये पीछे की तरफ, ठीक है, और ये बोट वाला भी आगे है शायद इसमें, ये देखो ये रहा। एज द सेलर जम्प्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अच्छा देखो मैं वही तो कह रही थी कि अपने शरीर को ये फॉरवर्ड मूव कराना चाह रहे हैं, तो जैसे ही इन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करने की सोची, ठीक है, ये जंप करने की सोच रहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, द बोट मूव्स बैकवर्ड, बोट क्या होती है, बैकवर्ड मूव करती है। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में लगी है फोर्स, वो किसने लगाई है, किसने लगाई है, वेल लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, सो क्या हो सकता है कि मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप इस बात को माइंड मत करना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देना, ठीक है, मेरा जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी आगे वाला कॉन्सेप्ट, समझ में तो आ रहा है कि अच्छा बोट जो है वो पीछे की साइड जाएगी और ये आगे की तरफ जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों, ठीक है, कौन किसके ऊपर, यहाँ पर कहाँ से अपोजिट किसने लगाया फोर्स। जैसे ये एक्टिविटी, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे ये वाले जो जिसमें व्हील लगे होते हैं ना, काट, उनको लेना है और दो बच्चों को खड़ा करना है और कहना है